मोरबी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा झाड़ू से पीटता दिखा। ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया गया और हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग महिला को झाड़ू से मारता दिखा। इससे पहले वो बूढ़ी महिला एक कमरे में लेटी दिखी, जिससे एक औरत वहां से जबरदस्ती उठाकर ले गई, लेकिन बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलते ही बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठ गई। फिर क्या, उसका बेटा झाड़ू लेकर वहां पहुंच गया। उसने उसे अंदर भेजने के लिए डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पास खड़ी दूसरी औरतें बुजुर्ग महिला को उठाकर ले जाने लगी। लेकिन उसके बेटे के सर पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने आव देखा न ताव माँ को जोर से झाड़ू से मारा। ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मां से मारपीट करने वाले बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि बुजुर्ग महिला को पीटने वाले इस नालायक बेटे की पहचान वायरल वीडियो के आधार पर हो गई। बताया गया कि ये शर्मनाक घटना मोरबी के कांतिपुर गांव में हुई और वहां के सरपंच ने इसकी पुष्टि भी की। हालांकि बुजुर्ग महिला खुद रिपोर्ट दर्ज कराने की हालत में नहीं है और उनकी तरफ से किसी ने थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर करीब 50 शव नदी में तैरते नजर आए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने शक जताया कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अंतिम संस्कार के नाम पर इन शवों को गंगा नदी में बहा दिया। और उन शवों को देखने के बाद इलाके में महामारी की आशंका से दहशत फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दर्जनों शव गंगा नदी में बहते दिखे। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर एक साथ दर्जनों शव मिलने के बाद जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के अधिकारी तुरंत नाव लेकर नदी में उतर गए और ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये शव कहां से बहकर आए हैं। प्रशासन ने सभी शवों के उत्तर प्रदेश से बहकर आने की आशंका जताई। देखना पड़ेगा कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहां से आए। इतनी बड़ी तादाद में नदी में शवों के मिलने के बाद पुलिस ने वहां गंगा के घाट की चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के कुछ जवानों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। बिहार के बक्सर में ही नहीं बल्कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी में कई शवों के मिलने का दावा किया गया। इलाके के लोगों ने नदी में 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 शवों के मिलने की बात कही है। तो अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। गाजीपुर में नदी में शवों के मिलने के बाद प्रशासन ने भी वहां सख्ती कर जांच तेज कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि बक्सर का ये इलाका यूपी के बलिया और गाजीपुर जिलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बक्सर के अफसर यूपी से शव आने का शक जता रहे हैं। हालांकि गंगा नदी में पानी का बहाव इतना तेज नहीं है, इसलिए ये आशंका भी जताई जा रही है कि ये शव स्थानीय लोगों के ही हो सकते हैं। कोरोना से खुद को बचाने की आड़ में माउंट एवरेस्ट को ही बांटने की चाल चीन ने चल दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लाइन ऑफ सेपरेशन यानी एक तरह की सीमा रेखा खींचने का प्लान बनाया है। चीन ऐसा इसलिए चाहता है ताकि उससे क्षेत्र में कोई ना आ सके न जा सके, जिसके पीछे उसकी दलील है कि उसने ये फैसला वहां कोरोना का मामला सामने आने के बाद लिया, ताकि दूसरी लहर की मार झेल रहे नेपाल के पर्वतारोहियों से उसको कोरोना फैलने का कोई खतरा न रहे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एवरेस्ट पर कोरोना का पहला मरीज मिला, जिसके बाद कई लोगों के बीमार होने की खबरें आई थी। 30 से ज्यादा बीमार पर्वतारोहियों को तो हाल के दिनों में चोटी पर मौजूद बेस कैंप से निकाला गया था। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन का फार्मूला दूसरी कंपनियों से बांटने का सुझाव दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने देश में वैक्सीन की कमी को दूर करने पर अपनी राय दी। केजरीवाल ने पीएम को सलाह दी कि इस वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को भी बांटना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 कंपनियों के उत्पादन से पूरे देश को वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। कोरोना से लड़ाई में WHO के उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ करने पर सियासत शुरू हो गई। WHO ने राज्य सरकार की गांवों में कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिशों की तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मामले में सरकार पर हमला जारी रखा। WHO के सर्टिफिकेट क्या करेंगे, जिसके बाद राज्य के मंत्रियों ने उसे खरी खरी सुना दी। कोई काम करता है तभी उसकी तारीफ होती है। आपके मुखिया तो लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना मरीजों के घर से बाहर निकलने पर सख्ती बढ़ा दी गई। यही नहीं, अब क्वारंटीन नियम तोड़ने वाले ऐसे मरीजों की जानकारी बताने वालों को 500 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया।
गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने राज्य सरकार पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उस गैर सरकारी संगठन का बैंक खाता सीज कर दिया जो उनकी मदद कर रहा था। जिग्नेश अपने विधानसभा क्षेत्र वडगांव में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना मरीजों को मदद मिल सके। मुझे मदद करने वाली संस्थाओं को टारगेट करना मुझे लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा का सबसे वर्स्ट फॉर्म है। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां कुछ लोग जमाखोरी और काला बाजारी में लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में एक है दिल्ली के रहने वाले चिरंजीवी मल्होत्रा, जो कोरोना मरीजों को फ्री में एम्बुलेंस मुहैया कराने के साथ ही कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार भी करते हैं। बकायदा एक रीति रिवाज से, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, पूरा उनका अंतिम संस्कार की सेवा निःशुल्क की जाती है। इतना ही नहीं, चिरंजीवी मल्होत्रा ने हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए एक कोविड सेंटर भी खोला है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। 10 बेड्स यहां पर लगाए जा रहे हैं, जिनको सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई गई। जिनकी हालत हुई खराब है। 4 मरीजों में एक का जिला अस्पताल में और 3 लोगों का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना संकट में देश के अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग है और देश भर में कई प्लांट ऑक्सीजन बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे ही एक प्लांट के अंदर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची, जहां लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन का ये प्लांट यूपी के मोदी नगर में है, जहां कोरोना संकट से पहले बड़े उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बनाई जाती थी। अब इस प्लांट में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, उसकी सप्लाई अलग अलग अस्पतालों में की जाती है। ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक बड़े फिल्टर के जरिए हवा को इकट्ठा किया जाता है। ये फिल्टर हाउस है। फिल्टर हाउस हवा को लेता है, उसके बाद हवा को लेकर उससे डस्ट को अलग करके एयर कंप्रेसर में भेजता है। एयर कंप्रेसर में हवा का दबाव बढ़ाया जाता है और उसके बाद इसे कोल्ड बॉक्स में भेजा जाता है। कोल्ड बॉक्स में जाने के बाद सबसे जरूरी काम शुरू होता है, यानी हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का। -183 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा ऑक्सीजन सेपरेट होता है लंप। हवा से ऑक्सीजन अलग होने के बाद उसे स्टोरेज टैंक में जमा किया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से क्रायोजेनिक टैंकों में भरा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक है ये। इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। बताया गया कि 12 टन के एक टैंक को भरने के लिए करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। सौगात की एक बात यह कि देश में अभी करीब 7,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से सरकार ने औद्योगिक इस्तेमाल वाले ऑक्सीजन की सप्लाई भी अस्पतालों में शुरू कर दी है। ऑक्सीजन की कमी फिर भी बनी हुई है, क्योंकि प्लांट से अस्पताल तक ऑक्सीजन को -195 डिग्री तापमान वाले टैंकरों में ले जाया जाता है, जिनकी देश में कमी। अमेरिका ने यूरोप के देशों के साथ मिलकर वहां अपना विशाल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जून तक चलेगी। वैसे तो यह अभ्यास हर साल ही होता है, लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की वजह से इसे काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका के साथ जर्मनी, रोमानिया, द नीदरलैंड्स और पोलैंड के करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर विशाल हवाई जहाजों से जवान पैराशूट लेकर एक एक कर ऐसे नीचे कूदते नजर आए, मानो जब जंग में जमीन पर जगह जगह गोलियां बरस रही होंगी, तब आसमान से ऐसे ही धावा बोला जाएगा। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट छा गए। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया कि इस अभ्यास का मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि मुश्किल में फंसे मित्र देश का साथ देने के लिए आपसी तालमेल और मुस्तैदी बढ़ाना है। This has nothing to do with what happened in Ukraine. This is strictly an exercise to show the readiness. इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में है। पहला तो ये कि हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को यूरोप में लाकर उसने यूरोप की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए वो अपनी ये तैयारी भी परखेगा कि कल को अगर जंग हो जाए तो वो अपनी सेना और हथियारों का जखीरा हजारों किलोमीटर दूर यूरोप तक कैसे पहुँचाएगा। तो बात की एक बात ये कि ये युद्ध अभ्यास यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के फौरन बाद शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ थे। इसलिए अमेरिकी सेना को सफाई भी देनी पड़ी कि युद्ध अभ्यास का यूक्रेन के संकट से कोई लेना देना नहीं है। जून तक चलने वाली इस वॉर गेम में अमेरिका के साथ यूरोप के 26 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। कोरोना के इलाज में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर WHO के वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी की है। News18.com की रिपोर्ट है कि एक दिन पहले ही गोवा सरकार ने इस दवा के जरिए मरीजों का इलाज करने को मंजूरी दी थी, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा के सुरक्षित
ना होने का दावा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि WHO आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वो कितनी सुरक्षित और असरदार है। सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने दावा की कंपनी मर्क का एक बयान भी साझा किया, जिसमें यह दावा किया गया कि क्लिनिकल ट्रायल में इस दवा के मरीजों पर असर करने के कोई प्रमाण नहीं मिले और इसके गंभीर साइड इफेक्ट भी हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल को मंजूरी देने के पीछे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने दलील दी कि यूके, इटली, स्पेन और जापान के विशेषज्ञों ने इस दवा को कोरोना से होने वाली मौत की दर को कम करने में कारगर पाया है। जम्मू में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर हाथापाई हो गई। वहां के जिस कोरोना सेंटर में हंगामा हुआ, वहां अपनी रिपोर्ट लेने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत जानकारी दी गई। और देखते ही देखते इस बात पर बवाल बढ़ गया। एक शख्स की तो कोरोना सेंटर पर मौजूद डॉक्टर से हाथापाई तक हो गई, क्योंकि युवक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट से जुड़े सवालों से डॉक्टर झुंझला गई और इसी झुंझलाहट में उसने युवक को धक्का दे दिया। फिर क्या था, बहस बढ़ गई और कोरोना सेंटर पर मौजूद पुलिस वाले ने बीच बचाव की कोशिश की। धक्का किसको मारे हो? डॉक्टर क्या हो? युवक का आरोप है कि उसे रिपोर्ट दिखाए बिना पॉजिटिव या नेगेटिव होने की गलत जानकारी दी गई। बिना बताए सबको कह रहे हैं कि नेगेटिव है, जाओ पॉजिटिव जाओ। बंदे को प्रूफ तो दो नेगेटिव पॉजिटिव है। जम्मू के इस कोरोना सेंटर पर सुबह से अपनी रिपोर्ट लेने आने वालों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की बात कही गई थी, जबकि रिपोर्ट मिलने पर टेस्ट नेगेटिव निकला। तो बात की एक बात यह है कि महामारी के संकट में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर दोहरा संकट है। उन्हें खुद को बचाना है, दूसरों की जांच और इलाज भी करना है। ऐसे में उनका झुंझलाना स्वाभाविक है। अगर हम लोग उनसे झगड़ने के बजाय शांति से बात करें तो माहौल नहीं बिगड़ेगा, जो महामारी की वजह से पहले से ही काफी खराब है। कोरोना वायरस के आड़ में चीन की जानलेवा साजिश का पर्दाफाश हो गया है। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन अखबार की रिपोर्ट है कि 2015 में ही कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की चर्चा चीन की सेना के वैज्ञानिकों ने की थी। यानी महामारी के आने से 5 साल पहले ही इसकी तैयारी हो चुकी थी और इसे जैविक हथियारों का नया युग बताते हुए तीसरा विश्व युद्ध ऐसे ही हथियारों पर के दम पर लड़ने का अनुमान लगाया गया था। मतलब चीन की सेना का यह अनुमान 2015 का है, जिसके 5 साल बाद दिसंबर 2019 में कोविड-19 महामारी आई। चीन के वुहान से ही पूरी दुनिया में यह वायरस फैला था और वो पहले से ही किसी भी तरह की जांच को लेकर विरोध करता रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि चीन कोई राज छिपाना चाहता है। चंडीगढ़ में मास्क नहीं पहनने के आरोप में चालान काटने पर एक शख्स ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया गया ये आदमी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि उसने मास्क नहीं लगाया था, जिसका जब पुलिस वाले चालान काटने लगे तो उसने सड़क पर खूब तमाशा किया। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गया और अपनी गलती मानने के बजाय उसने प्रशासन पर सवाल करने शुरू कर दिए। पुलिस वाले उसे समझाते नजर आए। उसकी पत्नी ने भी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को राजी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर जाने लगा, जिसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी चलते दिखे। फरवरी से अगस्त से लेकर फरवरी तक का चला गया था, वापस कैसे आ गया? दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह और इसके बाद शाम में पानी की किल्लत हो सकती है। इन इलाकों में पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली शामिल है। इनके अलावा नई दिल्ली के भी कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई की समस्या हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में किए गए इंतजामों की तारीफ की। इसके अलावा देश के बाकी शहरों को भी मुंबई से सीख लेने की नसीहत दी कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। तेलंगाना में सुबह से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सिर्फ 4 घंटे ही दुकानें खोली जाएंगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा रद्द होने के बाद अब श्रद्धालुओं को बुकिंग के पैसे लौटाए जाएंगे। ये पैसे उन लोगों को लौटाए जाएंगे जिन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा के इस्तेमाल के लिए पहले ही बुकिंग करवा ली थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं से सिर्फ 200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कोरोना मरीज ने भागने की कोशिश की। वो पीपीई किट पहनकर 4थी मंजिल पर बने खिड़की के छज्जे पर चढ़ गया। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे किसी तरह नीचे उतार लिया। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री राज्यपाल से मिले। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वो राज्य में मराठा आरक्षण की उनकी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाए।
सर विनंती माननीय राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून आम्ही केलेली आहे. सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण की मांग को खारिज करने के बाद उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं. राष्ट्रपती महोदयांना आणि केंद्राला विनंती करण्यासाठी आमच्या ज्या भावना आहेत त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथे पोहोचवण्यासाठी. गोवा के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई. हादसे की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके. वहां से सामने आई तस्वीरों में अस्पताल के बाहर बहुत तेजी से ऑक्सीजन लीक होती नजर आई. अस्पताल प्रबंधन के अलावा वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड के कई जवान भी नजर आए. कुछ लोग घटना वाली जगह के काफी करीब खड़े दिखे, जबकि अस्पताल के कुछ कर्मचारी दूर खड़े नजर आए. घटना की खबर मिलने पर प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली. It is now under control, nothing to worry at all. बताया गया कि बचाव दल की मुस्तैदी की वजह से वहां वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया. सौभाग्य की एक बात ये कि हम लोगों के सांस के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है, वही ऑक्सीजन छोटी सी चिंगारी को भयंकर आग में तब्दील करता है. इसलिए गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर लीक होने की खबर मिली तो लीकेज बंद करने के साथ ही एहतियात के तौर पर दमकल की गाड़ियों को भी बुलाना पड़ा. रूस के कजान शहर के एक स्कूल में ऐसा भयानक गोलीकांड हुआ कि वहां लाशें ही लाशें बिछ गईं. बताया गया कि 19 साल का हमलावर स्कूल का ही छात्र रह चुका है, जिसके अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई और शिक्षा का मंदिर शमशान बना नजर आया. गोलीबारी के कहर में स्कूल के अंदर सब तहस नहस हो गया. खिड़की, दरवाजे, लगभग हर चीज टूटी हुई दिखी. कुछ बच्चे और स्टाफ तो बचकर भाग निकले, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था. जब स्कूल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो छात्रों के आगे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई और गोलियों से बचने के लिए 2 छात्र खिड़की से सीधा नीचे कूद गए और उनकी मौत हो गई. इसके बाद तो हर तरफ चीख पुकार मच गई. स्कूल में गोलीबारी की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए. दमकल विभाग, पुलिस, तमाम बचाव एजेंसियां दौड़ी तुरंत स्कूल में दाखिल हुई. खिड़कियों पर सीढ़ियां लगाकर बच्चों को बाहर निकाला गया. घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए स्कूल के बाहर एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आई. इस बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक लड़का जमीन पर पड़ा नजर आया. उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे थे और एक पुलिसकर्मी उसके ऊपर बैठा था. बताया गया कि स्कूल में खून की होली खेलने वाला हमलावर ये लड़का ही था. पुलिस ने गोलीबारी करने वालों को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन गोलीबारी के रोंगटे खड़े कर देने वाली निशानियां स्कूल से मिट न सकी. फायरिंग के बाद स्कूल की टूटी हुई खिड़कियां, उसके बाहर खून से लथपथ जूते देखकर ये साफ था कि जिन लोगों ने ये विनाश लीला देखी वो आखिरी सांस तक उन्हें कचोटती रहेंगी. तो बात की एक बात ये कि रूस में जिस स्कूल में गोलीबारी हुई वो मॉस्को से करीब 700 किलोमीटर दूर है. बताया गया कि हमलावर उसी स्कूल का पूर्व छात्र है जिसे पकड़ लिया गया है. उसने गोलियां क्यों बरसाई ये अभी सामने नहीं आ पाया है. कोरोना की जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अब इससे जुड़े नियम को आसान कर दिया है. न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि लोगों का घर पर या पड़ोस की किसी संस्थान में रैपिड एंटीजन टेस्ट आसानी से हो जाए, ऐसी कोशिश सरकार की है. इसके लिए अब बड़े शहरों से लेकर गांवों तक में जांच केंद्र बनाए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे. इसका ऐलान केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR ने किया और ये जानकारी दी कि हर सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र को एंटीजन टेस्ट की इजाजत होगी, जिसके लिए उनको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, बल्कि ICMR के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. ये जांच केंद्र किसी भी स्कूल, सामुदायिक केंद्र या RW में खोला जा सकेगा. हॉलैंड के रॉटरडैम शहर से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक नदी पर एक पुल का ढांचा आगे बढ़ता दिखाई दिया. असल में ये पुल एक पुराने पुल की जगह कुछ दिनों के लिए खड़ा किया जाएगा, क्योंकि वहां मौजूद पुराने पुल की मरम्मत होनी है और इसलिए नए पुल को पानी के रास्ते उस जगह तक पहुंचाया गया. अचानक इस विशाल पुल को पानी पर जगह बदलता देख लोग हैरान रह गए. दूर से देखने पर लगा जैसे कि पुल अपने आप पानी में चल रहा हो, लेकिन पुल के नीचे तमाम छोटी नाव मौजूद थी, जिनके सहारे ये बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था. इसकी चाल इतनी धीमी थी कि एक बार में तो पता ही नहीं चलता कि ये पानी पर खिसक भी रहा है. लेकिन देर तक रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में पुल साफ तौर पर आगे बढ़ता नजर आया. 200 मीटर की लंबाई वाले इस नए पुल को कुछ दिनों के लिए मरम्मत किए जाने वाले पुराने पुल के करीब शिफ्ट करने से लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उस रास्ते पर आवाजाही नहीं रुकेगी. सौभाग्य की एक बात यह कि नीदरलैंड्स की इस नदी में एक पुराना पुल है जिसके नीचे से माल ढोने वाले बड़े जहाज नहीं निकल सकते.
उसी पुल को फिर से बनाया जाना है, तब तक लोगों की आवाजाही ना रुके, इसलिए ये नया पुल कारखाने में बनाया गया और उसे 2 बड़ी नावों के जरिए पुराने पुल के नजदीक पहुंचा दिया गया। छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ जिलों में अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई तस्वीर में दिन में ही अंधेरा छा गया और आसमान काले बादलों से घिरे दिखाई दिए। तेज हवाओं के साथ हुई इस झमाझम बारिश से तापमान भी काफी गिर गया और गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के पूर्णिया जिले से भी सामने आई, जिसमें आसमान पर काले बादल नजर आते दिखे, बिजली कड़कने के साथ ही जोरदार बारिश हुई। मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपी और महाराष्ट्र में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रहे सचिन वाजे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया। इसके तहत राज्य के स्कूलों की प्रयोगशालाओं में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर को कोरोना के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। के पास यूपी के गाजियाबाद में आरएसएस की ओर से एक और कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 50 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा भी मिलेगी। इससे पहले आरएसएस वहां ऐसे 2 सेंटर पहले ही बनवा चुका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गुरुवार को राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सेना ने भी पूरा दमखम लगा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में सेना ने केवल 3 दिन के अंदर 100 बेड वाला कोविड अस्पताल तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई। सेना के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्स जो है यहाँ पे सुविधा सर्विसेज देंगे अपने। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अस्पताल का दौरा किया और कोरोना से चल रही जंग में सेना के जज्बे की तारीफ की। जब भी देश पर कोई इस तरह की आपदा आती है, हमारी सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 3 कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी में मरीज की नाक से खून आना, आंखों में सूजन आने जैसे लक्षण देखे गए। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कुछ कोरोना मरीजों में इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। तीनों पर नजर रखी जा रही है और जिस तरह से मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोगों में ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि किस तरह के मरीजों को ये बीमारी जकड़ रही है। ये तीनों पेशेंट काफी दिनों से कोविड से पीड़ित हैं और तीनों को स्टेरॉइड काफी मात्रा में दिया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए मची महामारी का फायदा उठाकर कुछ जालसाजों ने कोविन पोर्टल का फर्जी लिंक बनाकर लोगों को ठगने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें फर्जी लिंक भेजकर लोगों को कोरोना के टीके का जल्द से जल्द स्लॉट दिलवाने का झांसा दिया जा रहा है, जिस पर क्लिक करते ही बैंक बैलेंस साफ होने में 1 मिनट नहीं मिलेगा। इस फर्जी लिंक को खोलते ही फोन में एक मालवेयर यानी एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है जो मोबाइल फोन में मौजूद एक जानकारी हैकरों के पास पहुंचा देता है और आदमी को इसकी भनक तक नहीं लगती। फोन में जब जो एक्टिविटी होती है वो हैकरों के कंप्यूटर पर साफ साफ दिखती है। तो भी कोविन ऐप है, ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसमें gov.in जरूर होना चाहिए। यानी अगर लिंक में gov.in लिखा ना हो, साथ ही ताले का निशान भी ना बना हो, तो उस लिंक को खोलने की गलती बिल्कुल ना करें। सौभाग्य की एक बात यह कि सरकार ने जब कोविन पोर्टल बनाया भी नहीं था, तब भी से कोविन से मिलते जुलते ऐप इंटरनेट के जालसाजों ने बना दिए थे। अब वैक्सीन लगवाने की बेसब्री का फायदा उठाने के लिए एसएमएस भेजकर लोगों को लूटने की साजिश में साइबर अपराधी जुटे हैं। हम सबकी भलाई इसी में है कि एसएमएस पर किसी वेबसाइट का लिंक बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। चीन के हांगझो से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सफारी पार्क से 3 तेंदुओं के फरार होने के बाद 2 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। इस तेंदुए को ढूंढने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसके लिए खास बचाव दल को काम पर लगाया गया, जो शिकारी कुत्तों के जरिए तेंदुए को खोजने में लगा है। ये बचाव दल कुत्तों के साथ पूरे इलाके की छानबीन कर रहा है। इतना ही नहीं, तेंदुए की तलाश में हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं, जो आसमान से ही सफारी पार्क और उसके आसपास के एरिया की निगरानी कर रहे हैं। तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर के फरार होने के बाद से ही लोग सफारी पार्क के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको ढूंढने का अभियान तेज कर दिया गया है।
सौगात की एक बात यह है कि चीन के सफारी पार्क के अधिकारी 1 मई से फरार तेंदुए के बारे में चुप्पी साधे रहे, जबकि उसी दिन चीन में मजदूर दिवस की वजह से 5 दिन की छुट्टियां शुरू हुई थी और वहां बहुत से लोग उसी शहर में घूमने पहुंचे थे। अब चीन के जिम्मेदार अधिकारी दलील दे रहे हैं कि तेंदुआ की उम्र कम थी, इसलिए वो आक्रामक नहीं थे। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ अपनी ट्रेनिंग को और सख्त करने जा रही है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि सीआरपीएफ भी अब एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तर्ज पर ट्रेनिंग का कोर्स अपग्रेड करेगी। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर के दौरे पर गए सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया। सीआरपीएफ गृह मंत्री अमित शाह समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुरक्षा मुहैया कराती है, जबकि एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ही तैनात रहती है। यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मोरक्को और लेबनान जैसे देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में लेबनान की राजधानी बेरूत में प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और देर शाम ये लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़कों पर निकल गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे, जिनको ये चलती गाड़ी पर लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस काफिले के साथ एक बड़ी गाड़ी भी चलती दिखी, जिसकी छत पर भी प्रदर्शनकारी सवार नजर आए। इस दौरान फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खूब नारेबाजी भी हुई, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने खुद की ही सुरक्षा को ताक पर रखा हुआ था, क्योंकि न ही ये कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए थे और न सिर पर हेलमेट पहने थे। उधर अफ्रीकी देश मोरक्को की राजधानी रबात में भी लोग फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे और सड़क पर उमड़ी भीड़ ने खूब हंगामा किया, जिनको काबू में करने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात दिखी। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर से पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद पुलिस उनको पीछे ढकेलती नजर आई। लेकिन लोगों ने एक लय में ताली बजाते हुए और नारे लगाते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि यहाँ भी गिने चुने लोग ही फेस मास्क लगाए दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। सौगात की एक बात यह कि यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की कोशिश के बाद मोरक्को और उन देशों में शामिल था जिसने इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते जोड़े, जहां भी इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिलीप पांडे ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना पीड़ितों की मदद के बारे में उनसे जानकारी मांगी है। यही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि लोगों की मदद करने के बावजूद उन्हें परेशान किया गया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिलीप पांडे के आरोप का जवाब दिया और बताया कि वो ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की वजह से मांग रही है, क्योंकि पुलिस को उन सभी लोगों की जानकारी जुटाने के आदेश दिए गए जिन्होंने कोरोना से जुड़ी दवाएं, इंजेक्शन या दूसरी चीजें लोगों तक पहुंचाई। छोटा राजन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना से ठीक हो गया, जिसके बाद उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उसे फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मुंबई में एक महिला ने आरोप लगाया कि बिना वैक्सीन लगवाए ही उसके मोबाइल फोन पर मैसेज आ गया। इस मैसेज में बताया गया कि उसने कोरोना के टीके की पहली डोज लगवा ली है। इतना ही नहीं, दावा है कि मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने उसे सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया और दूसरी डोज के लिए तारीख भी दे दी। दिल्ली सरकार कोविड केयर सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों का खर्च खुद उठाई। इन कर्मचारियों के खाने और आने जाने का जिम्मा सरकार का होगा। दावा है कि दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में महाराष्ट्र पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस हत्या के एक आरोपी की तलाश में निजी कार से वहां पहुंची थी। इस हमले में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। एनएसयूआई की तरफ से की गई है एक पहल, ये आप देख रहे हैं एनएसयूआई सेवा रथ नाम इसको दिया गया है। इस सेवा का फायदा दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलेगा। 24 घंटे ये हमारी सर्विस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दिल्ली एनसीआर में ये सर्विस जो है चल रही है।
मुंबई में भामला फाउंडेशन नाम के संगठन ने उन लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की जो अफवाहों की वजह से वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। मुंबई की झुग्गियों में इस फाउंडेशन से जुड़े कई मौलवी पहुंचे और घर घर जाकर उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया। ये लोग पूरे जो स्लम्स एरिया है वहाँ पे घर घर जाके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताया गया कि कई लोग रमजान के महीने का हवाला देकर वैक्सीन लगाने से बच रहे थे, लेकिन इन मौलवियों के समझाने पर कई लोगों को वैक्सीन की अहमियत समझ में आ गई। एक दिल का वहम निकाल रहे लोगों के दिल में। एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाले अमेरिका और ईरान समंदर में एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमेरिका का दावा है कि ईरान की 13 हथियारबंद स्पीड बोट्स ने अमेरिकी नौसेना को उकसाने की कोशिश की। जारी किए गए वीडियो में ईरान की कुछ नावें अमेरिका के जंगी जहाजों के इर्द गिर्द मंडराती नजर आईं। वो उनके बेहद करीब आ गईं। बताया गया कि अमेरिका को ईरान को चेतावनी देने के लिए हवा में फायरिंग तक करनी पड़ी, तब जाकर ईरान की नावें दूर हटी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है। उन बुजुर्गों को आजीवन पेंशन मिलेगी जिन्होंने महामारी में अपने परिवार के लिए कमाने वालों को खो दिया। जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे उनको विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी और जिनके अपने नहीं रहे वैसे परिवार से संपर्क कर सरकार रोजगार के लिए वित्तीय मदद देगी। तो वहीं रजिस्टर्ड मजदूर, पालकी और पिट्ठू वालों को अगले 2 महीने तक खाते में 1000 रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि कमिश्नर और पुलिस को राज्य आपदा सहायता फंड के तहत 55 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका वो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकेंगे। फिल्म